जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी का विकास बिहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन, जो कि क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मान लीजिए कोई ये सतह है, ये एक दर्पण ले लिए, मान लीजिए समतल दर्पण ले लिए। यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और यहाँ से टकरा कर फिर इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण की सतह पर आती है और सतह से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और सतह पर पड़ने वाली जो किरण है इसे आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये अभिलंब हो गया। तो याद रखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को छोटा आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि प्रतिबिंब कितना प्रकार के होता है, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। फिर एक बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए ठीक है। और यहाँ से याद रखिएगा प्रश्न आप लोग कि याद रखिएगा यहाँ से कि दर्पण जो होता है ना, दर्पण 3 तरह का होता है। दर्पण कितना तरह का होता है? तो 3 तरह के होता है। एक होता है समतल दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण होता है। क्या होता है? तो समतल दर्पण होता है। दूसरा जो होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है। और तीसरा जो होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न यहाँ से यही बनता है ना, प्रश्न पूछेगा कि समतल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, समतल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। क्या बोले हैं? समतल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में थोड़ा सा अंतर है। समतल दर्पण में आभासी, सीधा, और उत्तल दर्पण में भी आभासी, सीधा बनता है। लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। सभी प्रकार के मतलब हुआ कि आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं।
अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षा में एक बार ना बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, और यहाँ से याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? तो वास्तविक होता है। लेकिन यही पूछेगा कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है ना, काल्पनिक होता है। क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से फिर प्रश्न याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी पूछेगा क्या होता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, अर्थात माइनस में होता है, ठीक ना। लेकिन यही पूछेगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण के फोकस दूरी पूछेगा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस, अर्थात धनात्मक होता है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल दर्पण में याद रखिएगा कितना तरह के प्रतिबिंब बनता है? तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रकार के? तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल दर्पण सबसे पहले बनाते हैं। देखिए, ये हमारा क्या बन गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के जो बीच वाला भाग होता है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, इसका फोकस होता है और यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है। तो कैसा बनता है? याद रखिएगा, अगर वस्तु को इधर अनंत पे रख देंगे, अनंत पर इधर रख देंगे, तो प्रतिबिंब इसका फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे वस्तु को इधर राइट साइड लेके आएंगे, तो प्रतिबिंब इधर लेफ्ट साइड की तरफ भागता है। तो यहाँ पर वस्तु है ना, अगर वस्तु को यहाँ पर रख देंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। और क्या बनता है? तो वास्तविक बनता है। इस बात को याद रखिएगा। और वस्तु को जब हम लोग वक्रता केंद्र पर रख देंगे, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है। यदि हम वस्तु को कहाँ रख देंगे? वस्तु को अब हम रख देंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब इधर बन जाता है। कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन जाएगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन यहाँ से फिर याद रखिएगा, वस्तु को अगर फोकस पर रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग 5 को फिगर समझ लीजिए। और अनंत पर बनता है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब जो होता है ना, इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कब? जब अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, तो अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, फिर एक बार समझाते रहे। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, याद रखिएगा। और जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। लेकिन याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? याद रखिएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा, जब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए, आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है।
इतना याद रखिएगा। और याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है, तो सोलर कुकर में होता है। आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, दाढ़ी बनाने में, ये सब चीज़ में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और सौर प्लेट जो होता है ना, सोलर प्लेट, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा अगर पूछेगा आप लोगों से कि साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में पूछेगा तो आंसर लगा दीजिएगा उत्तल दर्पण। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंग है। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ से याद रखिएगा थोड़ा सा, प्रकाश का जो चाल होता है ना, निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में। लेकिन पूछेगा पानी में कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन यहीं पूछेगा कांच में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ से याद रखिएगा कुछ फार्मूला होता है, इसको हम बता दे रहे हैं। याद रखिएगा प्रश्न पूछेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। याद रखिएगा फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को बड़ा R से सूचित करते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, और वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आंसर लगाइएगा F = R/2। अगर F = R/2 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लिखा रहेगा हिंदी में कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो इसको ऐसे भी घुमा के दे देगा, तिरछा गुणा कर देगा, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो ये भी देगा ऑप्शन में R = 2F भी दे सकता है। नहीं तो अगर इसको लैंग्वेज में बना के देगा ना, तो इसको लैंग्वेज में कहेगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगनी होती है। याद रखिए फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको हम फोकस दूरी दे दिए कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना दे दिए, 10 सेंटीमीटर। पूछेंगे वक्रता त्रिज्या कितना है, तो इसका दुगना कर देंगे, क्योंकि अभी तो बताएं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसका उल्टा याद रखिएगा, अगर वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा 20 सेंटीमीटर, अगर पूछेगा फोकस दूरी क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या के आधा कर देंगे। आई होप कि आप लोग को ये भी कंप्लीट समझ में आया होगा, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा दोस्त, एक होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/V + 1/U = 1/F होता है। यहाँ पर V है प्रतिबिंब दूरी, U है वस्तु दूरी, और F है फोकस दूरी। इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे ना प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें लेंस सूत्र आएगा। क्या आएगा, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र में क्या होता है, यहाँ पर जो प्लस है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। दर्पण सूत्र पूछेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और लेंस सूत्र पूछेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा फिर प्रश्न पूछता है कि आवर्धन बराबर क्या होता है। याद रखिएगा आवर्धन बराबर -V/U होता है। कब, जब दर्पण पढ़ेंगे तब। लेकिन लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ से जो माइनस है ना, तो माइनस हट जाता है, यहाँ पर हो जाएगा V/U। और यहाँ से याद रखिएगा आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन का परिभाषा होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। और यहाँ से याद रखिएगा आवर्धन मात्रकहीन होता है तथा विमाहीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर दिया है वस्तु की ऊंचाई। देखिए I से होता है इमेज ऑफ हाइट, और O से होता है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। याद रखिए ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, और I से इमेज होता है। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। यानी ऊपर भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ऊंचाई कुछ होगा मीटर में चाहे फीट में। मान लीजिए मीटर में मान लिए, तो नीचे भी वस्तु की ऊंचाई होगा, किस में होगा, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको बार बार समझा रहे हैं हम कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और याद रखिएगा एक होता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के बारे में भी याद रखिएगा, अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक भी मात्रकहीन होता है। अपवर्तनांक
बराबर फार्मूला होता है C बटा में V। C जहाँ है निर्वात में प्रकाश की चाल है और V है माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, और यहाँ से याद रखिएगा, अगर पूछेगा आप लोगों से कि पानी का अपूर्णांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.33 होता है। कांच का अपूर्णांक पूछेगा तो 1.5 होता है। हीरा का अपूर्णांक पूछेगा तो 2.42 होता है। इस बात को याद रखिएगा। और परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि सबसे अधिक अपूर्णांक किसका होता है, तो हीरा का ही होता है, और हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए, आई होप कि आप लोग इतना कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए पहला प्रश्न दिया है आप लोग के सामने। पहला प्रश्न देखिए दिया है इसमें कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो अभी बताएं यहाँ पर क्या कर, केवल आभासी प्रतिबिंब कह रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर समतल दर्पण भी दिया है, अवतल दर्पण भी दिया है, अवतल दर्पण भी दिया है। तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पर एगो शब्द लगाया है केवल आभासी बनना चाहिए, यानी कि वास्तविक नहीं बनना चाहिए। तो अवतल दर्पण वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, आभासी तो बनता है लेकिन वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर केवल शब्द जो लगाया है इसके लिए अवतल दर्पण क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, समतल दर्पण हो जाएगा और उत्तल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, समतल तथा उत्तल दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होता है आभासी तथा बराबर होता है। पीछे सब समझा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फोकस दूरी जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या के क्या होती है। तो अभी बताएं, आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ आधी कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन यही पूछता है यहाँ पर कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तब आंसर क्या हो जाता है, दुगनी हो जाता है। लेकिन ये जो प्रश्न है इसके अनुसार अगर जो दुगनी लगाया है ना उसका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो अभी पीछे समझा है कि प्रकाश तरंग जो है ना एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और याद रखिएगा, कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में, विद्युत चुंबकीय तरंग हटाकर यहाँ पर दे देगा अनुप्रस्थ तरंग। क्या देगा? अनुप्रस्थ तरंग। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं रहेगा तो आंसर क्या लगाइएगा, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि दर्पण सूत्र क्या है। तो देखिए, तो दर्पण सूत्र अभी समझाए थे आप लोग के 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो देखिए कहाँ दिया है इसमें आंसर, तो 1/v। देखिए 1/v, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। देखिए जो फोकसांतर है ना, फोकसांतर को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो ये दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो देख लीजिए। एक होता है F बराबर r/2, F बराबर क्या होता है, r/2, और इसी को क्या लिख सकते हैं, r बराबर 2f। तो देखिए दोनों में से कौन दिया ऑप्शन में, हाँ F बराबर r/2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। कह रहा है ना कि प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ना ऋणात्मक है, तो वह प्रतिबिंब क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है ना तो प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा क्या होता है, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर यहीं पर अगर कहेगा धनात्मक यानी प्लस में रहेगा आवर्धन, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर में लगा होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन लगा होता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो याद रखिएगा, जो सर्च लाइट होता है, जो डॉक्टर होता है सर्च करता है, तो उसमें परावर्तक सतह जो होता है अवतल के होता है। किसका होता है, अवतल। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताना है कि प्रकाश की किरणें किस दिशा में गमन करती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होता है। तो याद रखिएगा, ऊपर ही समझा है प्रकाश के परिवर्तन के कितना नियम होता है, तो 2 होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम पूछेगा तो 2 ही होता है। अगर प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछेगा फिर भी आंसर क्या लगाइएगा, 2 ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए अभी स्टार्टिंग में ही समझाए थे कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है, और समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। और अवतल दर्पण ही एकमात्र है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि परिवर्तन के नियम से, ऊपर ही समझा है, परिवर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए बहुत सारा बच्चा इसको भी आंसर लगाया होगा जबकि गलत है। यहाँ पर देखिए अपवर्तन कोण लिखा है, ये गलत हो जाएगा। परिवर्तन के नियम से पूछा है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो याद रखिएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे ये दर्पण हो गया ना, इसका बीच वाला जो होता है नहीं, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और हासित होता है। क्या होता है, काल्पनिक और हासित। और हासित का मतलब याद रखिएगा छोटा होता है। तो यही बात समझाए थे आप लोग को कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है और क्या बनता है, छोटा को ही हासित कहते हैं, याद रखिएगा। और काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा जिससे प्रकाश पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता है उसे पारभासी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है। देखिए जब होली लिखा गया है, होली नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, होती है। जिसे हम आंख से देख सकते हैं वह कैसी वस्तु होती है, तो दीप्त या प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, बार बार हम समझाते हैं, क्लास में भी समझाते हैं कि बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु होता है, और प्रतिबिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब होता है, गलती मत कीजिएगा। तो किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो अभी समझा है प्रतिबिंब का जो आवर्धन है ऋणात्मक हो जाता है, तब प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। और ऑप्शन नंबर ये तो सही गलती है, हम बताएं कि वास्तविक बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है, जबकि यहाँ पर सीधा लिखा है, ऐसे ही गलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है। आपको बताना है कि कितना भी दूरी पर कहीं पर भी खड़ा हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो याद रखिएगा, बार बार यही समझाएं कि जब प्रतिबिंब सीधा बनता है अर्थात वह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। तो आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण बनता है, समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया
तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण कह रहा है ना, तो अवतल दर्पण अभी फिगर बना के हम समझाएं इसी वीडियो में कि जब वस्तु को एफ अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं ना, वो तभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वहीं पूछता है कि वस्तु को स्थिति को कहाँ रखना चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना हमेशा सीधा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक जाता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। देखिए फिर प्रश्न पूछा है कि अवतल दर्पण में अगर आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित मतलब याद रखिएगा, आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा भी बनाना है और काल्पनिक बनाना है, ठीक ना। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में, तो देखिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस के अंदर, मतलब ये फोकस होता है ना, तो इसी के अंदर रखेंगे। यहाँ पर अवतल दर्पण होता है तो अंदर रखेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका राइट आंसर देखिए बहुत सारा बच्चा इसका आंसर लगा देगा क्या, कि यही वाला लगा देगा, ऑप्शन नंबर बी, जबकि ध्यान नहीं देगा यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में लिखा है। और हम बताए थे क्या कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो बार बार आप लोग क्लास में भी समझाते हैं और यहाँ पर भी समझाएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब बनते है तो वह सीधा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, और याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो इसका याद रखेगा अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो इस बात को याद रखिएगा। ऐसे भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, अगर सीधा बन रहा है, ठीक ना, आप फिर कहीं दूसरे जगह रख दे रहे हैं तो उल्टा बन रहा है, तो सीधा बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब और उल्टा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो किस दर्पण में ऐसा होता है, वास्तविक बनता है और काल्पनिक बनता है, तो कौन दर्पण में, तो अवतल दर्पण में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा छोटा बनता है। देखिए सीधा बनता है और छोटा बनता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को क्या करता है, तो परावर्तित करते हैं। हम बार बार यही समझाते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको देखना है तो सबसे पहले प्रकाश यहाँ पर आएगी, प्रकाश यहाँ पर आएगी, ठीक ना। तो यह वस्तु प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित कर देगी इधर, और यह प्रकाश हमारे आँखों में जाएगा तभी हम इस वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परावर्तित करेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है
किस उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सॉरी प्रश्न दिया है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, किस में नहीं बनेगा, देखिए समतल दर्पण में नहीं बनेगा, ठीक ना, समतल दर्पण में नहीं बनेगा। और किस में नहीं बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलती है, यहाँ लिखा है समतल तथा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में तो बनता है लेकिन दोनों ऑप्शन दिया, तो ये भी गलत है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, समतल दर्पण। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो समतल दर्पण में नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, जब अवतल दर्पण ये है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, आप लोग बार बार समझाएं क्लास में भी, अभी समझाएं, याद रखें अवतल दर्पण की ध्रुव हो गया, ठीक ना। तो यहीं कर अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें, फोकस से चलती किरणें, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस हो गया, अवतल दर्पण क्या होगा, फोकस। कर फोकस से इसे चलेगी किरण तो क्या होगा, तो यही बताएं प्रकाश, यदि यही बताएं आप लोग को क्लास में बताएं कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद यह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कहाँ दिया है, पर देखिए ऑप्शन नंबर यही में दिया है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए प्रश्न दिया इसमें कि कोई किरण है समतल ठीक ना, समतल पर 60 डिग्री के कोण पर टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो याद रखिएगा परावर्तन कोण, देखिए निकाल कर दिखा दे रहे हैं आप लोग, देखिए समतल दर्पण हो गया, कौन दर्पण हो गया, समतल दर्पण। ऐसे तो क्लास में बताएं आप लोग को, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से प्रकाश की किरण आई और टकरा के इधर निकल गई ना, और यहाँ पर क्या होता है, अभिलंब होता है, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, बोलते हैं ना, अभी समझा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि समतल दर्पण से कितना डिग्री की कोण बना रही है, समतल से 60 डिग्री का कोण बना रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लंब होता है, तो लंब यहाँ पर डाल देती, पूरा कोण कितना होता है 90, और यहाँ से ये दे दिया है 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहीं पूछा है परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो जब आपतन कोण 30 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, कहाँ गया, हाँ 41 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताना है। जैसा कि आप लोग का स्टार्टिंग में ही बताया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस करके दे दिया है, तो इसका राइट आंसर निकालिए, फोकस दूरी निकालना है ना, और वक्रता थे, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है r/2, तो 32 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो 2 से भागा दीजिएगा तो 16 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग, यहाँ पर एगो प्लस में दिया है, एगो माइनस में दिया है। तो हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है प्लस में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी मत कर दीजिएगा। हाँ लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण होता तब आंसर क्या होता है, डी होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर f का मान कितना है, तो 20 है, 20 रख देंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है इसका, तो प्लस में होता है उत्तल दर्पण का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये खत्म हो गया। चलिए इतना ही प्रश्न था। तो आप लोग से एक लास्ट हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मान लीजिए अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या दिया है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका फोकस दूरी आप लोग को निकाल कर कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।